Good morning, 11th class. How are you all? I hope all of you are good. So, class, in our yesterday's class, we just had a kind of good introduction of the subject history itself. And we also had a kind of brief discussion of few of the important terms of history that we must know, because obviously these are few important terms, and when we will study our subject we will see that these terms are frequently occurring in our books. Okay, so we should obviously have a knowledge about these things. Now, before moving on to our first chapter, that is from the beginning of the time, there is an introduction that is given before every theme, before every section in your book. Okay, so let us just have, before starting the chapter, just understand the book is basically divided into four sections. और हर सेक्शन में देयर आर फ्यू चैप्टर्स, इधर 2 chapters 3 chapters, ठीक है. तो फर्स्ट थीम में वी हैव 2 chapters, देन सेकंड थर्ड एंड फोर्थ में वी हैव 3 chapters each. Okay, and obviously this is all that is included in our 11th class history book. So whenever we start with every section, then there will be a kind of introduction that will be given regarding the chapters that we will be studying in that section. तो उस section में जो themes जो हम पढ़ेंगे उसके बारे में describe किया हुआ है very briefly through a introductory part. Okay, so this is what we will be first quickly going through before we start our first chapter. तो जो थीम है हमारी, वो थीम है अर्ली सोसाइटीज. तो ऑब्वियसली जब हम हिस्ट्री पढ़ना शुरू कर रहे हैं तो हम एकदम स्टार्ट से ही पढ़ना शुरू करेंगे. तो वी विल बी स्टडिंग अबाउट द वेरी वेरी इनिशियल, यू कैन से, स्टेजेस ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन है, ह्यूमन डेवलपमेंट बोल सकते हैं, क्योंकि इनिशियल हम उसको सिविलाइजेशन नहीं बोल सकते. सो इस सेक्शन में वी आर बेसिकली गिवन 2 chapters. तो जो फर्स्ट अपना चैप्टर है दैट इज फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द टाइम एंड द सेकंड इज राइटिंग एंड सिटी लाइफ. So before moving on, also one more important thing that we should keep in mind कि हम जैसे जिस जिस टाइम पीरियड के बारे में बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि जितना अपने बुक में अपने पढ़ रहे हैं उतना ही रिस्ट्रिक्टेड है. There are at the same time different civilization, different societies, different kind of living style, different, somewhere there may be hunter gatherers, still somewhere there may be city dwellers as well. तो है तो बहुत वैरायटी इन डिफरेंट पार्ट्स, पर जो सबसे हमने ऐसे सिलेक्ट किए हैं जो एक कुछ उस टाइम पीरियड के बारे में स्पेशल बताते हैं. So few are selected and we have selected only some examples of the earlier societies for detailed studies, but we should not forget कि और भी different type of societies exist, obviously कर रही होंगी उस टाइम पे. सो इन दिस सेक्शन बेसिकली पहले तो हम पढ़ेंगे अबाउट एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन बींग्स, दैट इज आवर फर्स्ट चैप्टर, कि कैसे ह्यूमन बींग्स डेवलप होंगे. इनिशियली कैसे वो सिर्फ और सिर्फ हंटिंग गैदरिंग इन सब पे डिपेंड कर देते फूड के लिए, फिर धीरे धीरे कैसे उनकी चेंजेस होंगी. और ये जितने भी फेजेस हैं, इनिशियल फेजेस, इनके बारे में हमें रिमेन्स ऑफ बोन्स एंड स्टोन टूल से ही पता चलता है, बिकॉज वेरी फर्स्ट स्टेज ऑफ एवोल्यूशन है ह्यूमन बीइंग का. फिर जो अपनी सेकंड थीम है उसमें हम देखेंगे बेसिकली अबाउट मेसोपोटामिया. तो वो एक रिमार्केबल हम बोल सकते हैं सिविलाइजेशन है अकॉर्डिंग टू दैट टाइम, क्योंकि वहां पे हम बहुत सारी ऐसी चीजें देखेंगे विच वर अर्लियर नॉट विटनेस्ड. समवेयर हम देखेंगे राइटिंग, हम देखेंगे काइंड ऑफ टेम्पल्स, काइंड ऑफ स्ट्रक्चर्स आर मेड, ट्रेड इम्पोर्टेंट है, स्क्राइब्स हैं वहाँ पे, किंग्स हैं, क्वींस है, मतलब एक तरीके से सिटी लाइफ जैसे डेवलप हो गई है, एंड राइटिंग एज वेल. तो ये हम पढ़ेंगे सेकेंड थीम में. नाउ व्हेन वी कम टू आवर दिस फर्स्ट थीम, दैट इज द फर्स्ट चैप्टर फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द टाइम, इसमें हम पढ़ेंगे अबाउट टोटल ह्यूमन एवोल्यूशन from somebody total belonging to a kind of ape family primates. कैसे कैसे स्लोली ग्रेजुअली ये डेवलप होंगे, कैसे मिलियंस ऑफ इयर्स पहले किस टाइप का स्ट्रक्चर था, उसके बाद धीरे धीरे कैसे उन्होंने
पूरी चीजों में डेवलपमेंट किया, नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ फूड गैदरिंग, पर उनका बॉडी का स्ट्रक्चर जिस हिसाब से चेंज होगा। और इन बिटवीन वी विल ऑल्सो सी कि ऐसा नहीं है कि एक ही स्पीशी की जो ओरिजिन मतलब उसका इवॉल्व हो रहा है और फाइनली ह्यूमन बींग्स बन गए। बीच में बहुत सारे ऐसे होंगे जो कि एक्सटिंक्ट हो गए होंगे, एंड देन उसके बाद उनमें से कुछ हैं जो सरवाइव करके इवॉल्व हो गए और इवॉल्व होके फाइनली जो अपने होमो सेपियंस है वो बन गए हैं। ओके, so this will be about included in our first chapter, and अगर हम उसी डेवलपमेंट को आगे बढ़ाना चाहें तो हम देखेंगे कैसे उनको एग्रीकल्चर आने लग गया। एग्रीकल्चर के आने के बाद वो सेटल लाइफ रहे जिएंगे। क्यों सेटल लाइफ? क्योंकि उनको वहां पे रहना पड़ेगा टिल द क्रॉप ग्रोज। फिर वो धीरे धीरे उनके पास टाइम होगा, सेटल लाइफ होगी, तो वो देखेंगे जो हमारे पास फूड अवेलेबल है उनको कैसे प्रोसेस करें, कैसे उनको टेस्टी और डाइजेस्टेबल बनाएं, उनको हम किस तरीके से और समवेयर रिफाइन जैसे कर सकते हैं। तो अपने पास एविडेंस है मॉर्टल्स के, पेस्टल्स के, जिसे वो ग्राइंड करेंगे ग्रेन। और उसके बाद कल्टीवेशन में भी कैसे इम्प्रूवमेंट आई, कैसे डिग करके सो करते थे सीड्स, और उसके बाद धीरे धीरे कैसे मेटल्स आएंगे। मेटल को वो एज ए टूल्स भी यूज करेंगे, बट ऑल्सो धीरे धीरे कैसे कुछ कुछ मेटल को, जैसे कि कॉपर का एग्जाम्पल आएगा कि उसके ब्लूइश ग्रीन कलर के लिए उसको थोड़ा ज्वेलरी जैसे भी यूज करना शुरू कर देंगे। उसके बाद कैसे दूर दूर उसके बाद हम देखेंगे ट्रेड आएगा, जब हम एविडेंस देखेंगे चीजें एक जगह से दूसरी जगह जाएंगी, चाहे वो सेमी प्रेशियस स्टोन्स हो या मेटल्स हो, ये सारी चीजें। ठीक है, उसके बाद कैसे सिचुएशन आएगी कि लोग एक जगह से दूसरी जगह मूव करेंगे। ठीक है, एंड देन उसके बाद ट्रेड कैसे इंपॉर्टेंट होगा, और देन वी विल सी कि जो फर्स्ट सिटीज आएंगी एक बहुत बड़ा चेंज होगा ये। और इसी में हम अगर देखेंगे फर्स्ट और थीम विद इन दिस होल सेक्शन, तो दोनों में कितना चेंज है, पहले कैसे एवोल्यूशन हो रहा है, और सेकंड जो है एक डेवलप सिटी लाइफ कैसे डेवलप होगी। Okay, and as we must also know, as I told in yesterday's class, कि हमेशा एक टाइमलाइन होगी, और टाइमलाइन जो है वो हमें बताती है अबाउट यू कैन से सीक्वेंस में कैसे चीजें अकर होगी। So that is we will understand more when we study the chapter. Now we move on to our chapter, that is from the beginning of the time. So from name only obviously we can clearly understand कि ये जो चैप्टर है ये हमें क्या बताएगा कि ह्यूमन बीइंग्स कैसे स्टार्ट हुए थे, और बेसिकली हम अपना टाइम पीरियड ह्यूमन बीइंग्स का जब एवोल्यूशन शुरू हुआ था उससे शुरू कर रहे हैं। ठीक है, so let us have a kind of discussion before we move on to the more factual parts and मतलब एकदम टेक्निकल में जाएं, उससे पहले थोड़ा सा इसका एक इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। So this chapter basically tells us about the beginning of human existence. It was around 5.6 million years ago. Okay, so million years ago is sometimes written as MY, obviously short form. So this was the time that the first human-like creatures appeared on the Earth's surface. And then उसके बाद बहुत और अलग अलग फॉर्म्स ऑफ ह्यूमंस जो है इमर्ज हुए, जिनमें से कुछ एक्सटिंक्ट हो गए और कुछ इवॉल्व हो गए। ह्यूमन जो कि हमें रिजेंबल करते हैं, जिसको हम मॉडर्न ह्यूमंस बोलते हैं, ओके, वो ओरिजिनेट हुए थे अराउंड 1,60,000 ईयर्स अगो। एंड पूरा जब हम ह्यूमन हिस्ट्री देखते हैं इस टाइम पीरियड का, तो हम देखेंगे ये लोग जो अपने फूड है वो कैसे इनके पास आता था, ईदर थ्रू हंटिंग एनिमल्स या स्कैवेंजिंग। स्कैवेंजिंग क्या है, कोई और एनिमल ने सपोज किसी दूसरे एनिमल को हंट किया तो उसके जो रिमेन्स है वो ही कंज्यूम करते थे। जस्ट इमेजिन स्कैवेंजिंग, हंटिंग एनिमल्स एंड गैदरिंग प्लांट प्रोड्यूस। देन उसके बाद हम देखेंगे स्लोली वो स्टोन टूल्स बनाना शुरू करेंगे, एंड ऑल्सो एक दूसरे से किसी न किसी फॉर्म में पक्का कम्युनिकेट करते होंगे। ओके, सो वी नो कि कम्युनिकेट करते होंगे, बट ये हमें नहीं पता है कि प्रॉपर किस टाइप से करते होंगे, क्योंकि ऑब्वियसली रिटन एविडेंसेस तो है नहीं, बट कुछ ना कुछ ऑब्वियसली इनका तरीका होता ही होगा।
हम लेटर ऑन पढ़ेंगे केव पेंटिंग्स वगैरह के थ्रू ये बताते हैं। तो दिस इज ऑल्सो अ वे ऑफ कम्युनिकेटिंग, जब ये अपने में भी जो नेक्स्ट जनरेशन है उनको बता रहे हैं हंटिंग कैसे करना है या जो भी, वो भी एक कम्युनिकेशन का तरीका है। एंड जेस्चर्स से तो करते ही होंगे ऑब्वियसली, दिस इज द वे, नॉट एवरी क्रीचर एक्चुअली expresses or communicates through the basically through maybe the other animal या जिनसे भी वो communicate करना चाहते हैं। So although उसके बाद हम देखेंगे कि धीरे धीरे other ways of obtaining food were adopted, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हंटिंग गैदरिंग जो वो टोटली खत्म हो गया। हंटिंग गैदरिंग कंटिन्यू हो रही थी, बट दे वर ट्राइंग टू लर्न मोर वेज टू ऑब्टेन फूड। इवन हम लोग ये देखते हैं कि आज भी जो फॉरेस्ट एरियाज है वहां पे हंटर गैदरर्स रहते हैं। तो जो हमारे हिस्टोरियंस हैं, रिसर्चर्स हैं, स्कॉलर्स हैं, वो ये ट्राई करते हैं समझने की कि जो प्रेजेंट डे हंटर गैदरर्स हैं क्या उनकी लाइफस्टाइल भी वैसी ही होगी जैसे मिलियंस ऑफ इयर्स पहले जब जो ह्यूमन बीइंग्स इवॉल्व हो रहे थे तब थी। सो दैट मीन्स वो क्या करते हैं, एक तरीके का पैरेलल बनाने की कोशिश करते हैं कि कुछ ना कुछ तो कहीं ना कहीं तो सिमिलैरिटी होगी, क्योंकि द काइंड ऑफ लाइफस्टाइल दैट दे आर यूजिंग इज ऑलमोस्ट द सेम। ओके, सो हियर अगेन जब हमें इतना पता चल गया है, नाउ वी नो कि इस टाइम पीरियड के बारे में ऑब्वियसली हमें पता कैसे चलेगा, थ्रू यू कैन से मटेरियल रिमेन, जिसमें आ जाएगा ह्यूमन फॉसिल्स, स्टोन टूल्स, केव पेंटिंग्स एटसेट्रा। नाउ बिफोर वी मूव ऑन दिस टर्म फॉसिल्स यू मस्ट हैव हर्ड इन योर जूनियर क्लासेस एज वेल, पर ये होते क्या है, ये एक्चुअली या तो रिमेन्स या फिर इम्प्रेशंस जैसे होते हैं कोई भी एनिमल के, प्लांट के, इवन ह्यूमन बीइंग्स के, जो विद टाइम क्या बन गए हैं, दे हैव टर्न्ड इनटू स्टोन्स। बिकॉज वो क्या है, जैसे एक रॉक के बीच में सपोज कोई प्लांट रह गया एंड विद कंटिन्यूअस डेपोजिशन और ऐसा वो जो स्टोन है उसके ऊपर भी कुछ डिपॉजिट होके वो पूरा स्टोन जैसा ही बन गया है। So when the excavators, we know excavators, we have done in previous class, basically जो dig out करते हैं, तो जो excavators और जो archaeologist है वो इसको बहुत precisely, बहुत अच्छे से निकाल के उसके बाद उनको study करते हैं। And they are very important because they remain for thousands and thousands and millions of years with us because वो stone जैसे turn हो गए हैं। तो ये अपने को बहुत कुछ बताते हैं अबाउट दैट टाइम पीरियड। स्टोन टूल्स, केव पेंटिंग्स भी बहुत कुछ बताते हैं। ये सारी डिस्कवरीज जो हैं ये अपने को बहुत कुछ बताती हैं हिस्ट्री के बारे में, एंड दे देमसेल्फ इवन हैव लॉन्ग यू कैन से हिस्ट्री, क्योंकि इनसे रिलेटेड भी बहुत सारी चीजें हैं जो हमें पता चलेगी कि ये भी कैसे डेवलप हुए। एक स्टोन टूल भी है जो पहले कैसे बनाते होंगे फिर कैसे बनाते होंगे, केव पेंटिंग्स कैसे शुरू की होगी उसकी अलग से हिस्ट्री है, फिर वो जो बताती है हिस्ट्री के बारे में दैट इज एडेड ऑन थिंग। ओके, यानी जो चीजें हमें मिलती है उनकी भी हिस्ट्री है और ये चीजें हमें खुद हिस्ट्री के बारे में बताती है। नाउ आई थिंक अब हमें ये पता है कि बहुत बार क्या होता है, जो हम इनिशियली जितने भी फाइंड्स मिलती हैं या मिली थी, तो बहुत सारे स्कॉलर्स जो हैं उन्होंने इस चीज को एक्सेप्ट नहीं किया था कि जो फॉसिल्स है ना ये रिमेन्स ऑफ अर्ली ह्यूमन बीइंग्स है। क्यों? बिकॉज समवेयर उनको लगता था कि इतने मिलियंस ऑफ इयर्स अगो भी क्या इतने केपेबल थे कि वो स्टोन टूल्स बना सकते थे या वो ऐसी पेंटिंग बना सकते थे। भाई नॉर्मल केव पेंटिंग भी बनाए, उसमें जो नेचुरल कलर्स है, फ्लावर या किसी में से किसी में कलर्स भी किए हुए हैं। सो इज इट रियली पॉसिबल? बिकॉज इट वॉज ओनली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कि धीरे धीरे जैसे जैसे ये रिसर्चर्स जो पहले बिलीव नहीं करते थे, इन्होंने जब पता किया इसको थ्रू स्टडी, तब उनको इन चीजों का रियलाइजेशन हुआ कि यस दीज एक्चुअली बिलोंग टू दैट टाइम पीरियड और अर्ली ह्यूमंस जो है वो धीरे धीरे इवॉल्व हो रहे थे। अब जो ह्यूमन एवोल्यूशन का पूरा एविडेंस है वो अपने को फॉसिल से मिलता है, हमें पता है। वो बहुत सारे ऐसे फॉसिल्स जो हमें मिले हैं वो जिन ह्यूमन बींग्स के थे, ह्यूमन बींग्स मतलब जो अर्ली ह्यूमंस के थे,
वो एक्सटिंक्ट हो गए, यानी फॉसिल तो मिल गए पर वो पर्टिकुलर स्पीशी प्रेजेंट है ही नहीं, क्योंकि वो विद टाइम एक्सटिंक्ट हो गई. इट कुड नॉट सर्वाइव विद द चेंजिंग सिचुएशन. ठीक है, वो इतना इवॉल्व नहीं हो पाई एंड बिकॉज ऑफ सर्टेन कंडीशंस इट कुड नॉट सर्वाइव, एक्सटिंक्ट हो गई. तो फॉसिल्स जो है कैन बी डेटेड थ्रू, हम कैसे पता करते हैं कि ये जो फॉसिल है ये किस टाइम पीरियड का है. इसके लिए वी हैव लॉट ऑफ डिफरेंट टेक्निक्स. ऑब्वियसली टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी हो गई है. एक तो होता है डायरेक्ट केमिकल एनालिसिस, जिसमें हम क्या करते हैं कि उसको केमिकल्स के थ्रू ट्रीट करते हैं, जिससे हमें बहुत सारा कुछ ऐसे एविडेंसेस मिल जाते हैं जिससे हमें पता चल जाता है कि ये कौन से टाइम पीरियड का है. ठीक है, जैसे कार्बन डेटिंग भी होता है, तो उससे कितना कार्बन डिपॉजिट रह गया है उससे भी पता चल जाता है कि वो चीज कितनी पुरानी है. एंड उसके अलावा हमें ये भी पता है, जो हम एक्सकवेशन करते हैं, सेडिमेंट्स को अलग अलग लेयर्स में निकालते हैं, उससे भी हमें पता चल जाता है कि किस टाइम पीरियड का है वो पर्टिकुलर चीज, कितनी नीचे मिली है हम. तो हम उसके डेटा को कलेक्ट करते हैं, रिसर्च करते हैं, पूरा एक प्रोसेस होता है जिससे फाइनली वी आर एबल टू अंडरस्टैंड कि इसका किस डेट पे या इसकी जो टाइमिंग थी वो क्या थी. ठीक है, और फिर धीरे धीरे जब हम उनको डेट कर लेते हैं तो हम उसका सीक्वेंस निकालते हैं कि पहले ये हुआ था, पहले ये वाली स्पीशी आई थी, फिर उसके बाद ऐसे इवॉल्व हुआ था, नेक्स्ट ऑस्ट्रेलोपिथिकस आई थी या होमो आई थी या क्या आई थी, यानी सीक्वेंस में बनाएंगे हम सारी चीजों. ठीक है, तो ये सीक्वेंस तभी होगा जब हमारे पास जो एविडेंस है उनको हम डेट कर पाए, उनकी डेटिंग टाइमिंग निकाल पाए. So अब again and again I'm using one term species. What do we mean by species? Species actually क्या होता है, कुछ organisms का ग्रुप होता है that can breed to produce fertile offspring, यानी जो offspring next generation को produce कर सकते हैं. member of एक species जो होता है वो दूसरे species के member के साथ mate नहीं कर सकता है to produce offspring, fertile offspring. यानी सेम स्पीशीज के जो बात है, यानी सेम ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो समवेयर हम बोलेंगे उनमें बहुत सिमिलैरिटी होती है और जो साथ में बेसिकली प्रोड्यूस कर सकते हैं नेक्स्ट जेनरेशन. ठीक है, नेक्स्ट जेनरेशन वो भी फर्टाइल वन. तो एक स्पीशी के हो जाते हैं वो, बेसिकली एक हम बोलेंगे बहुत सिमिलैरिटी वाले एक ही ग्रुप ऑफ पीपल. ठीक है, that can produce fertile offspring in simple terms, वो स्पीशीज हो जाती है. अब हम आ जाते हैं कि हमें इतना कुछ पता चल गया कि फॉसिल्स मिलते हैं, फिर उनको सीक्वेंस में लगाएंगे हम, तब हमें ह्यूमन का एवोल्यूशन समझ आएगा. नाउ बेसिक अपने क्लियर है. अब हम देखते हैं जब डिस्कवरीज हुई तब क्या हुआ. नाउ व्हाट हैपेंड, जब इनिशियली डिस्कवरी हुई बेसिकली अबाउट 200 years ago, तो बहुत सारे स्कॉलर्स जो है वो इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे. क्या एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे कि ये जो फॉसिल्स और बाकी चीजें जो हैं ये बेसिकली अर्ली ह्यूमंस की हैं, मतलब जो अर्ली फॉर्म्स ऑफ ह्यूमंस है उनसे कनेक्टेड है, जो स्टोन टूल्स है या जो पेंटिंग्स मिल रही है. और ये क्यों रिलक्टेंट थे या ये इस चीज को क्यों एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, क्योंकि बाइबल की जो ओल्ड टेस्टामेंट है उसमें ये लिखा हुआ है कि ह्यूमन ओरिजिन तो डायरेक्ट क्या है, क्रिएशन ऑफ गॉड है, यानी गॉड ने ह्यूमन बींग्स को डायरेक्ट बनाया है. सो हाउ कैन यू से दैट ह्यूमन बींग्स हैव इवॉल्व्ड फ्रॉम समथिंग रिलेटेड टू एनिमल्स, मतलब कुछ ऐसे प्राइमेट्स एप लाइक स्ट्रक्चर जो थे उनसे इवॉल्व हुए, हम कैसे बोल सकते हैं, बिकॉज ओल्ड टेस्टामेंट में क्लियरली लिखा हुआ है कि ह्यूमन बीइंग इज द क्रिएशन ऑफ गॉड. तो अगर वो फॉसिल्स और इन चीजों पे बिलीव करेंगे तो समवेयर क्या है, रिलीजियस बुक्स में जो लिखा है उसको वो रिफ्यूट करेंगे, और वो उस चीज को टोटली एक्सेप्ट करते थे. तो इसीलिए एक्सेप्ट करना क्या हो रहा था, थोड़ा मुश्किल हो रहा था, जिसका हम एक एग्जाम्पल देखते हैं. अराउंड 1856 इन अगस्त, जो कुछ लोग हैं जो लाइमस्टोन एक्सट्रैक्ट कर रहे थे निएंडर वैली में, जर्मन सिटी में डोजेल्डॉर्फ में, वहां पे उनको एक स्कल मिला.
और कुछ उसके टुकड़े फ्रेगमेंट्स मिले। तो बिकॉज ही कुड नॉट अंडरस्टैंड, बिकॉज ही वाज ऑब्वियसली अ कॉमन पर्सन, तो उनको कुछ चीजें समझ नहीं आई कि व्हाट इज दिस स्कल और ये क्या है। तो उन्होंने क्या किया, जो वहाँ के लोकल स्कूल मास्टर थे और जिनका हिस्ट्री में बहुत इंटरेस्ट था, नेचुरल हिस्टोरियन थे वो, जिनका नाम था कार्ल फॉलोड। इनको क्या किया इन्होंने, जो कार्ल फलरॉट है, इनको इन्होंने ये जो स्कल और ये जो फ्रेगमेंट्स हैं, स्केलेटन फ्रेगमेंट्स, इनको उनको दे दिया, हैंड ओवर कर दिया। उनको ये पता चला, जब जो ये हमारे नेचुरल हिस्टोरियन थे, इन्होंने बोला ये तो मॉडर्न ह्यूमन की रिमेन्स है ही नहीं, मॉडर्न ह्यूमन का तो ऐसे जो स्ट्रक्चर है वो होता ही नहीं है। तो उन्होंने उसका एक प्लास्टर कास्ट बनाया, उसके जैसा ही एक सेम उसके ऊपर स्ट्रक्चर जैसे बनाया, मतलब सेम उसके जैसा मॉडल बनाया, और उसके बाद उन्होंने इसको भेज दिया जो एक प्रोफेसर थे बॉर्न यूनिवर्सिटी, ठीक है, स्काफ ह्यूसन, ठीक है, हरमन स्काफ ह्यूसन के पास भेज दिया उन्होंने कि सर आप इस पे रिसर्च करो कि व्हाट इज इट, बिकॉज आई डोंट थिंक दिस एनी हाउ रिजेंबल्स टू द मॉडर्न ह्यूमन, बट कुछ तो डिफरेंट है, तो आप इसको रिसर्च वर्क करके ट्राई टू फाइंड इट आउट। नेक्स्ट ईयर इन दोनों ने मिलके ऑब्वियसली इस पे रिसर्च किया, स्टडी किया, तो उन्होंने जॉइंटली एक पेपर पब्लिश किया जिसमें इन्होंने बोला कि ये जो स्कल है ये उस टाइप के ह्यूमन का है जो एक्सटिंक्ट हो चुका है टोटली, अब प्रेजेंट नहीं है। तो एट दैट टाइम स्कॉलर्स जो हैं उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट नहीं किया, ऑब्वियसली, बिकॉज हमें पता है कि अगेन अभी तक लोग यही बिलीव करते थे कि ह्यूमन बीइंग क्रिएशन ऑफ गॉड है। तो हाउ कैन यू से दैट कोई ह्यूमन बीइंग कोई ह्यूमन ऐसा भी था जो एक्सटिंक्ट हो गया या उससे मतलब अर्ली ह्यूमन का है, ऐसे हाउ कैन यू से। एंड उन्होंने बोला तो फिर ये है क्या, तो दे सेड कि ये तो कुछ रिसेंट टाइम्स के ह्यूमन बीइंग्स का ही स्कल है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है, सो व्हाट, बट एक्चुअली में क्या है, दिस इज नॉट वेरी डिफरेंट। बट मेजर चेंज कब आया इसमें, मेजर चेंज इसमें आया ऑन 24 नवंबर 1859। किस चीज में, जो बिलीफ था उसमें, जब चार्ल्स डार्विन जो है उन्होंने, उनका एक वर्क आया ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, ओके, तो जब इन्होंने ये चीज समवेयर पब्लिश की, तो इतना ज्यादा जो लोग हैं वो इससे इन्फ्लुएंस हुए कि एक बहुत बड़ा चेंज आया। एंड जस्ट इमेजिन that around 1250 copies of the first print were sold out on the same day, ठीक है। नाउ ये जो ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, इन्होंने चार्ल्स डार्विन का जो वर्क है वो एक ऐसे ही नहीं था, वो एक साइंटिफिक काइंड ऑफ लिटरेचर था जिसमें उन्होंने पूरा बताया था, एवोल्यूशन बताया था ह्यूमन बींग्स का, और उसमें फोकस उन्होंने बायोलॉजिकल एवोल्यूशन पे भी किया था। मतलब मेनली उन्होंने उसको बोला था कि दिस इज हाउ ह्यूमन बीइंग्स इवॉल्व बायोलॉजिकली। तो उनके वर्क को इसीलिए इज कंसिडर्ड द फाउंडेशन ऑफ एवोल्यूशनरी बायोलॉजी, ठीक है। फिर इन्होंने इसमें साइंटिफिक रीजंस दिए थे, साइंटिफिक थ्योरी दी थी कि पॉपुलेशन जो है ना इवॉल्व होती है ओवर द कोर्स ऑफ जेनरेशन थ्रू प्रोसेस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, यानी नेचर ही ये चीज सिलेक्ट करती है, नेचर ही डिसाइड करती है कि कैसे मेजर चेंजेस आएंगे और किस तरीके से जो है ह्यूमन बींग्स जो है चेंज होंगे, इवॉल्व होंगे। एंड दिस इज व्हाट बेसिकली दे that this is what he explained, and he explained in such a way that people now started to somewhere थोड़ा सा इसको बिलीव करने लग गए, ठीक है। And when we talk in terms of belief, what do we mean by that, ऐसे scientific ऐसे logical reasons दिए थे उन्होंने कि जो लोग हैं वो इस चीज को somewhere क्या करने लग गए थे, मतलब बिलीवेबल हो गया था। एंड दैट इज वाई इतने लॉजिकल और इतने साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से इन्होंने बताया था कि इससे क्या हुआ कि इट बिकेम ऑब्वियसली समवेयर एक्सेप्टेबल बाय द पीपल कि हाँ ऐसे ये जो एवोल्यूशन हुआ था। और एज एज आई टोल्ड यू कि वो बोल रहे हैं ये नेचुरल सिलेक्शन के थ्रू होता है, ओके।
Now, if you all notice few pictures that are given in your book again, we can again notice or we can have a discussion on these as well. ठीक है, तो पहला अगर अपने अच्छे से देखें तो ये देखेंगे कि देयर ऑन योर स्क्रीन अगेन यू कैन सी द पिक्चर्स एंड यू कैन आल्सो सी दीज पिक्चर्स इन योर बुक ऑन पेज नंबर 9. इसमें दिया हुआ क्या है, जो फर्स्ट पिक्चर है अपनी, इसमें दिखा है लोकेशन, जहाँ पे हमें कोई भी पर्टिकुलर फाइंड मिली है उसकी लोकेशन कैसे मार्क करते हैं, वो करते हैं स्क्वायर फ्रेम में. Basically, you can see to the left of the archaeologist is grid divided into 10 centimeter square. As you can see on your screen, ये जो square kind of structure है, ये क्या होता है, ये होता है कि जहाँ पे आपको फाइंड मिली है, and then placing it over the find stop helps basically find spot helps to record the horizontal position of the kind. तो अगर उसके बाद हम देखें कि अगर हमने वहां पे मार्क कर दिया तो हमें पता चल जाएगा ना कि यहाँ पे ये चीज अपने को मिली थी. ठीक है, अब जो ट्राइंगुलर स्ट्रक्चर भी यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, इफ यू ट्राई टू नोटिस इट और ऑब्जर्व इट वेरी नाइसली, तो यू विल सी एक ट्राइंगल काइंड का ऑपरेटिव भी है टू द राइट. वो हम करते हैं वर्टिकल पोजीशन पे, कि वो किस मतलब वर्टिकली जो है किस पोजीशन पे था. ओके, सो बेसिकली एक तो हमने स्क्वायर में ये देख लिया है कि ये कहाँ पे अपने को मिला है, और उसके बाद किस पोजीशन पे मिला है वो हम ट्राइंगल apparatus से दिखा देते हैं. Then again, if you see the second picture that is given, this shows how fossil fragment is recovered from the surrounding stone. मतलब स्टोन में से कितने ध्यान से यू कैन सी एकदम देयर इज अ वेरी स्मॉल नीडल काइंड ऑफ थिंग यू कैन सी, जिसको वो हैमर से मार रहे हैं और बहुत धीरे धीरे उसमें से फॉसिल्स के फ्रेगमेंट निकाल के, और ये जो बता रहे हैं बेसिकली लाइमस्टोन वाले जो होते हैं उनमें उनमें से अपने जब निकालते हैं अगेन वेरी वेरी प्रिसाइजली उनके अंदर अपने को बहुत फॉसिल्स मिलते हैं. और ऐसा ही नहीं कि कोई भी ये चीज कर सकता है, इसके लिए स्पेशल स्किल चाहिए और बहुत पेशेंस चाहिए, बहुत तेज से. यू डू नॉट हैव टू जस्ट हिट इट हार्ड टू ब्रेक द स्टोन, क्योंकि फॉसिल भी हो सकता है उसके साथ खराब हो जाए या तो उसमें कुछ एग्जैक्ट अपने स्ट्रक्चर में ना रहे, तो उसको बहुत धीरे धीरे प्रिसाइजली करना पड़ता है. सो दिस इज हाउ इट इज डन. Then on your page number 9 as well, there is a small box that is given. If you all can notice this box towards the bottom of your page, there is a skull that is given, and the skull is actually of a Neanderthal man. ये भी एक जब ह्यूमन बींग्स इवॉल्व हो रहे थे तो एक स्पेसिफिक काइंड ऑफ स्पीशीज थी जिसके बारे में हम पढ़ेंगे. तो ये जो निएंडरथल का मैन का जब स्कल मिला था, तो जब कुछ लोग बोल रहे थे कि ये तो भाई कुछ एनीथिंग रिलेटिंग टू एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन बींग्स है, मतलब ह्यूमन से रिलेटेड कुछ है, तो बहुत सारे ऐसे लोग थे जो इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे. तो उन्होंने क्या बोला, नहीं ये तो है ना नॉर्मल ह्यूमन बींग का ही स्कल है, बट प्रॉब्लम है ये जरूर किसी मतलब ऐसे ह्यूमन बींग का स्कल है जिसके अंदर है ना मतलब वो वॉज काइंड ऑफ इडियट, मतलब जिसमें जो दिमाग है वो इतना डेवलप नहीं था एंड वॉज नॉट दैट इंटेलिजेंट पर्सन एंड वॉज समवेयर इडियट काइंड ऑफ पर्सन, और ब्रूटिश मतलब थोड़ा सा मॉन्स्टर डेविलिश काइंड ऑफ स्ट्रक्चर था, या तो फिर इडियट जैसे पर्सन का स्कल है, बट इट इज नथिंग रिलेटेड टू सम एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन और सम एंशिएंट काइंड ऑफ स्पीशीज, नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. ठीक है, सो हियर we need to understand that whenever we are trying to study history, then we need to have proper evidence to it, because if it is something that is not going parallel to what has been stated in our religious book, then obviously people will not accept it. Okay, so obviously we should always, when we are studying history, we study it only on the basis of evidences. तो एविडेंसेस के बेसिस पे ही हम चीजों को प्रूव कर सकते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली इट इज समथिंग बिलोंगिंग टू द पास्ट टाइम एंड वी कैन प्रूव इट एंड वी कैन अंडरस्टैंड इट ओनली ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंसेस. So here finally we get to know कि now people are slowly and gradually accepting it,
स्पेशली आफ्टर कमिंग ऑफ चार्ल्स डार्विन ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज. ठीक है, द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज. तो इसके बाद थिंग्स जो है वो समवेयर पीपल स्टार्टेड एक्सेप्टिंग इट एंड दे स्टार्टेड टू समहाउ believe that yes, human beings did originate and had a long evolving phase. Okay, so this is what uh, is a kind of introduction of the chapter. Now we will study the story of human evolution in our next class, where we'll see the whole story, the whole link, and all these kind of things. Okay, so I suppose whatever we have done today is clear to you all. If you have any doubt relating to the topic that we have covered today, come back with your problems and we'll solve the problem. Okay, that is it for today. Meet you all tomorrow.